जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन ला रहे हैं, उसी तरीके से आज भी हमने जीके के फुल सॉल्यूशन जो आपके 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते थे, अब 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इन सभी को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आप देखते हैं 2021 में जो आपका 26 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उसकी सेकेंड शिफ्ट को देखेंगे कैसे आपसे जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया, एक यादगार गोल के विश्व प्रसिद्ध है। इस गोल को क्या संज्ञा दी गई थी? तो इस गोल को संज्ञा दी गई थी हैंड ऑफ गॉड गोल की संज्ञा दी गई थी। इस गोल को क्या संज्ञा दी गई थी? तो हैंड ऑफ गॉड गोल की संज्ञा दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन था क्योंकि इनका जो निधन हुआ था लगभग 1 वर्ष के पूर्व हुआ था, तो आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको 1 साल तक का करंट अफेयर याद करना होगा। इसके लिए हम 600 वे क्वेश्चन लेके आएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो उन्हें भी जरूर देखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा है मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको क्या बताना है, मुगल सम्राट बाबर जो है इनके बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिए, जब वह सिंहासन पे बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, तो ये गलत है। उनकी उम्र क्या थी जब वह सिंहासन पे बैठे थे ना, तो इनकी उम्र क्या थी? तो कितनी थी? 11 वर्ष थी। राइट आंसर क्या होगा? 11 वर्ष थी जब वह सिंहासन पे बैठे तो 11 वर्ष थी। अगर बात करें मुगल सम्राट बाबर की, तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में हुआ था। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगाना नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगाना नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख था। इनके पिता का नाम जो कि उमर शेख था, यह फरगाना राज्य जो था इसके क्या थे? राजा थे, मतलब शासक थे। ठीक है, तो देखिए आपसे अब पूछा गया है अगला कि उसने फरगाना के राज्य सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। तो सही है, क्योंकि कहाँ की थी उन्होंने विजय प्राप्त? फरगाना पे। जब इनके पिता से किसी ने युद्ध में इनको पराजित करके क्या किया था? फरगाना छीन लिया था, तो उन्होंने क्या किया था? फरगाना को वापस अपने सिंहासन में सामने वाले को पराजित करके वापस विजित कर लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि उसने 1900 जो आपका 1494, ठीक है, 1494 में राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। तो यह सही है कि उन्होंने कब? तो देखिए 1494 में उन्होंने राज्य सिंहासन यानी कि राजा की गद्दी पे बैठ गए थे। तो कितनी वर्ष हुए? तो इनके बीच देखिए, दोनों के बीच में इनका जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। कब राजा बने थे? तो 1494 बने थे। तो कितने वर्ष में की उम्र में बने थे? 11 वर्ष की उम्र में बने थे। तो हमारा पहला वाला क्या था कि 11 वर्ष की उम्र में बने और फरगाना के शासक थे। उन्होंने कब राजा की उपाधि धारण की, मतलब राज सिंहासन कब प्राप्त किया? तो 1494 में किया। ये वहां पहला मुगल सम्राट था। तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली पर विजय प्राप्त की और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और कब की थी? 1526 में की थी। अगर पूछ लिया जाए मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो बाबर था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। और कब की थी? 1526 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन तो पहले ही सही थे। और इसके बाद हमें देखना था कि उनके जब वो राजा बने थे तो कितने की उम्र में बने थे? 11 वर्ष की उम्र में बने थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बाबर से एक क्वेश्चन कि बाबर नामक किस भाषा में लिखी। उनकी एक पुस्तक थी कि बाबर नामक किस भाषा में लिखी है। तो सभी लोग क्या करते थे? फारसी, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। परंतु बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इतना ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, नवंबर 2020 में अंडमान और निकोबार कमांड ने एक संयुक्त सेवा अभ्यास खालिस्तान कोर्ट नाम से प्रारंभ किया, जिसमें अंडमान और निकोबार कमांड के तीनों सेवा घटक थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुल स्ट्राइक हो जाएगा, जो आपका 2020 का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, बुल स्ट्राइक हो जाएगा। इन दोनों के बीच, अंडमान और निकोबार कमांड के बीच में एक संयुक्त सेवा अभ्यास हुआ था, उसे क्या नाम दिया गया था? बुल स्ट्राइक दिया गया था। 2020 में करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है। मतलब कि अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो आपका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे नष्ट तो करे परंतु किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम उसका पुनर्चक्रण करते हैं, मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, खराब पदार्थ हो गया, उसको दोबारा से निर्माण करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा से बन जा रहा है। ठीक है,
उसका भस्मीकरण करेंगे, मतलब कि उसे जमीन में गाड़ देंगे, भस्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर भी किसी प्रकार का प्रदूषण होगा नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर भूमि भराव, मतलब कि जैसे कहीं कहीं देखा होगा आप, जैसे आपके जो शहर है, शहर से बाहर देखते होंगे कि बाहर बहुत बड़े गड्ढे रहते हैं, मतलब कि तालाब के आकार के गड्ढे बड़े बड़े रहते हैं, तो वहां पर क्या कचरा ले जाके फेंकते हैं आपके शहर का, तो क्या कर रहे हैं, उस भूमि को भर रहे हैं। तो यही भूमि भराव में भी क्या कोई प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा है। परंतु अगर आप उस अपशिष्ट पदार्थ यानी कि प्लास्टिक हुआ, पन्नी हुआ, पॉलीथीन हुआ, उसे जलाएंगे तो क्या हो रहा है, आप एक तो मृदा प्रदूषण होगा और दूसरा क्या होगा, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो यही क्या है, एक स्थायी तरीका नहीं है, मतलब स्थायी तरीका जलाना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चावल की उपज के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उच्च तापमान। देखिए चावल की उपज जो है इसके लिए 27 सेल्सियस से 37 सेल्सियस तक का तापमान होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करें, उच्च आर्द्रता की भी जरूरत होती है, और 100 जो आपकी होती है 100 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि उच्च तापमान भी होना चाहिए, उच्च आर्द्रता भी होना चाहिए, और सही से वर्षा भी होना चाहिए। ठीक है। जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है वहां चावल सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है या उसको निर्माण किया जाता है, उपज की जाती है। चावल की उपज कैसे, जिस क्षेत्र में अगर वर्षा कम होती है तो वहां सिंचाई के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य में, मतलब कि एक नृत्य शैली है जो कि जागोई नाम है उसका, पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। जो जागोई जो पारंपरिक शैली है वह आपकी किस राज्य से, मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, जागोई नृत्य शैली कहाँ की है, मणिपुर राज्य की है। जो आपको याद रखना है, कर्नाटक की पूछ ले, कर्नाटक की एक जो फेमस है वह क्या है, यक्षगान में, क्या है, यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है, तो ये कर्नाटक की, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पंजाब का क्या होता है, तो पंजाब का आपका होता है, जैसे कि अगर बात करें पंजाब का क्या क्या होता है, तो गरबा, गरबा तो क्या कहता है आपका, गुजरात का होता है। ठीक है। गरबा या डांडिया कहाँ का होता है, तो गुजरात का होता है। ठीक है। तो पंजाब का क्या क्या हो जाता है, जैसे भांगड़ा डांस सुना होगा, भांगड़ा या झूमर कहाँ का होता है, भांगड़ा या झूमर जो है वो कहाँ का है, पंजाब का है, गुजरात का गरबा और डांडिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2020 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है, तो अक्टूबर 2020 तक की बात हो रही। ठीक है। अक्टूबर 2020 तक कितने थे, तो कुल टोटल 8 थे 2020 तक। 2021 में कितने हुए, 10 हो गए। और अगर पूछ ले अक्टूबर में, अभी अक्टूबर 2022 की बात करूं, तो अक्टूबर 2022 में फिर से 2 और जुड़ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए। फिर पूछा जाएगा कि भारत में अब कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त जो आपके समुद्र तट है, तो कितने हैं, टोटल 12 है। 12 जो समुद्र तट है उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसका मतलब होता है कि ऐसे समुद्र तट यहाँ पर छोटा, मतलब कि एक जो आपका रहता है द्वीप, मतलब कि देखा होगा समुद्र के बीच में छोटे से आकार में, जैसे कि वहां पर पहाड़ी इलाका होता है, उसके ऊपर क्या होता है, सबसे अधिक अगर साफ सफाई है, और उसके साइड में जो पानी रहता है वो कैसा रहना चाहिए, ब्लू रहना चाहिए। ब्लू से आप ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है। मतलब साफ सुथरा पानी हो, उससे दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ये अब भारत में कितने हैं, 12 ऐसे समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। अच्छा अभी देखिए 2022 के यहाँ पर पूछ लिया गया है। 2022 में आपको बता दूं, अभी आपकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2021 में 10 थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह पूछा गया है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1950 और 51 प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, बजट, बजट की बात हो रही है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पहला भारत का प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है इसमें, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए सभी को पता है कि तरबूज और खरबूज कब बोए जाते हैं, गर्मी के सीजन में बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं, गर्मी के सीजन में। और आपकी जो रबी की फसल होती है वो कौन सी होती है, ठंडी वाली। तो 2 अक्षर से गेहूं, चना, ये सब क्या है, ठंड में बोए जाते हैं, मतलब कि ये ठंड में बोए जाने वाली। खरीफ की फसल कब होती है, तो ये सोयाबीन हुई जैसे कि, और चावल हुआ, ये कब बोया जाता है, तो ये बारिश की फसल है। और उसके बाद जो फसल आपकी बची जायद की फसल में आती है तरबूज, खरबूज, ये कब बोए जाते हैं, तो ये मोटा अनाज कब बोया जाता है, तो आपका गर्मी में बोया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जायद की फसल
कब बोई जाती है? गर्मी में, और इसमें ही क्या बोया जाता है? तरबूज खरबूज बोया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने। इसमें आपको बताना मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, तो आपको पुस्तक दी गई है और उसके रचनाकार दिए गए, ठीक है। ये उनकी रचना है, पुस्तक नहीं है, रचना है, और पुस्तक जो रचनाकार है उन्हें उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको सही कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया विक्रमा देव चरित किसकी है? तो विक्रमांक देव चरित किसकी पुस्तक है? तो ये राइट आंसर होगा, बिल्लहन की है। किसकी है? बिल्लहन की है, ठीक है। और राज तरंगिणी किसकी है? तो राज तरंगी जो कि कल्याण की है, और राज तरंगी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें कश्मीर के इतिहास की बात की गई है, और कल्याण ने इसमें क्या बताया गया, जो राज तरंगिणी आपका पुस्तक है यानी कि रचना है, इसके अंदर कल्याण ने क्या बताया है? कश्मीर के इतिहास की बात बताई है। विक्रमांक देवचरित किसकी पुस्तक है? बिल्लहन की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई की है, जो आपसे पूछा जाता है। चारों पुस्तक के नाम मैंने बता दिया हूँ, चारों के रचनाकार बता दिया हूँ, इन्हें आपको ध्यान से याद कर लेना है कि पृथ्वीराज, देखो 3 के तो नाम यही लिखे आगे पीछे, पृथ्वीराज रासो की जो है वो चंद बरदाई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर बोला है कि विद्युत बल्ब, जो आपका विद्युत बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और अगर बात करें आइजैक न्यूटन की, तो आइजैक न्यूटन क्या थे? इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। गति के जो तीनों समीकरण किसके द्वारा दिए गए थे? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? ई बराबर से एमसी स्क्वायर का समीकरण दिया था। क्या दिया था? ई बराबर से एमसी स्क्वायर का समीकरण दिया था। अगर बात करें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इन्होंने क्या? टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय खालिस्तान के सदस्य थे। तो सभी को पता है लाल बाल पाल किसके सदस्य थे? तो वहां गरम दल के सदस्य थे। किसके थे? गरम दल के सदस्य थे। और इनका जो है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो हत्या की गई थी, कब की गई थी? 1988 में, जो साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। 1988 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो इनको राठी के द्वारा इनकी हत्या हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब के एक राष्ट्रवादी जो लाला लाजपत राय किस सदस्य थे? तो वो गरम दल से थे। इनकी हत्या कब हुई थी? 1928 में साइमन कमीशन में लाठी चार्ज के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो सभी को पता है कि पंचशील शब्द किससे संबंधित है। तो पंचशील का मतलब होता है, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। याद करो 1954 में कब किया गया था? चीन और भारत के बीच में किया गया था, ठीक है। चीन और भारत के बीच में, जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था और अपनी जो है वो सीमा भारत के अंदर फैला लिया था, ठीक है। तो इसी के बीच क्या किया गया था? पंचशील समझौता किया गया था। मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत की विदेश नीति के समक्ष, मतलब कि शांति के संपेक्ष में क्या करना, यहाँ पर समझौता करने की बात की गई है। तो भारत की विदेश नीति के समक्ष यहाँ पर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, सिमली पार राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैंने कहा हूं कि आपसे राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सभी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आपका जीडी एग्जाम में 130 प्लस नंबर लाने की गारंटी हम देते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ओडिशा में कौन सा है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो पूछा जाता है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का पूछा जाता है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन यूएस द्वारा दिए गए वर्ष 2020 के महान प्रवासियों के पुरस्कार के भारतीय विजेताओं में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी था। सिद्धार्थ मुखर्जी था। यह करंट का क्वेश्चन है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो देखिए डुगोंग किस राज्य का है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उस राज्य का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का वह राजकीय पशु क्या है? तो अंडमान निकोबार का राजकीय पशु क्या है? डुगोंग है, ठीक है। डुगोंग आपको याद रखना है, कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, खेल एवं युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने नवंबर 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण के 11वें क्षेत्रीय केंद्र का आभासी उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया था? तो पंजाब राज्य में किया था। करंट का क्वेश्चन है, आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है,
इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के मैच निम्न में से किस शहर में नहीं खेले गए थे? तो आपको बताना है किस शहर में नहीं खेला गया था। तो देखिए मस्कट यानी कि ओमान, ये किसकी राजधानी है? ओमान की राजधानी है। तो क्या आपका जो आईपीएल जब क्या कहते हैं आपने देखा होगा, आईपीएल की बात करूं तो ये कब हुआ था आपका ध्यान रखें। तो ये मैच हुआ था आपका कब? जो कोरोना के समय आईपीएल रद्द किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको पता है जो आपके संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। तो संयुक्त अरब अमीरात के कौन कौन से शहर में किया गया था? शारजाह में किया गया था, दुबई में और अबू धाबी में किया गया था। ठीक है, आईपीएल का जो 29 मैच हुए थे वो भारत में हुए थे। उसके बाद जितने भी 21 या 31 मैच थे, ठीक है, तो वो कहाँ हुए थे? आपके जो आपके संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह, दुबई और अबू धाबी में आयोजित किए गए थे। 2020 का ये था आईपीएल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पकुतन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको सीधी बात है कि क्या बताना है कि जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था उसके संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय से आपका अभी क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था। तो इनके बारे में पूछा गया था किस दल से थे? तो गरम दल से थे। किस दल से थे? गरम दल से थे। लाल बाल पाल सब गरम दल से थे और इन्हें 1928 में लाठी चार्ज के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया था? ठीक है, किसे दिया गया था? तो क्वारंटाइन को दिया गया था। क्योंकि देखिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा क्या है कि सबसे ज्यादा कौन सा शब्द यहाँ पर सर्च किया गया था? तो क्वारंटाइन शब्द को 2020 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया था, यही बताना है। अगर पूछ ले जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था 2020 का पूछा गया है, अब 2021 का पूछ ले क्योंकि आपका एग्जाम अभी होने वाला है 2022 के एंड के बाद ही तुरंत होने वाला है, तो 2021 का भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता शब्द को दिया गया था। किसको? जो दृढ़ता शब्द होता है इसे दिया गया था परसेवरेंस को दिया गया था। ठीक है, इंग्लिश में परसेवरेंस कहते हैं और जब आपका हिंदी में दृढ़ता शब्द कहा जाता है। 2021 का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? दृढ़ता या परसेवरेंस को दिया गया था। आपको इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये पुराना है, नया याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक खालिस्तान की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। देखिए जब संसद में आपको पता है कि कोई भी जो विधेयक होता है वह कहां से निकलता है? लोकसभा से निकलता है, फिर राज्यसभा में जाता है और उसके बाद राज्यसभा के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति में जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बाद यहां से निकलेगा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता है तो वह बिल पास हो जाता है और वह क्या हो जाता है? यहाँ पर एक एक्ट यानी कि अधिनियम बन जाता है। तो यही कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे सहमति मिलती है, बस आपको ये बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? तो सभी को पता है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय? कृषि एवं किसान मंत्रालय करता है। किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके मंत्री अभी हाल ही में कौन है? इसका राइट आंसर आप कमेंट में करके मुझे बताना कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री है वह केंद्रीय मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो आपकी फसलें रहती है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। जिससे अगर बात करें गेहूं का भी मूल्य कितना, 2150 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। अब की साल का जो बजट है इसके तहत कितना, 2150 रुपए, 2150 रुपए प्रति यहाँ पर गेहूं का प्रति क्विंटल क्या किया गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। तो एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा, आपको इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? तो देखिए टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये आपके टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा और इन सभी के लिए मैं एक टॉपिक ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको इतने बेसिक से बताऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में छप जाएगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हर वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन को सही करके 40 नंबर लाना है। तो आपको चैनल पे बने रहना है और चैनल पे अगर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साइड में आने वाली बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए टेरिडोफाइटा में क्या होता है, वे पुष्प और बीज उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, उनमें पुष्प और बीज नहीं होता है। तो आपको हम ऐसे मतलब आपका जो रहता है पहले थेरोफाइटा, फिर उसका टेरिडोफाइटा और जितने भी सब होते हैं फाइटा समूह के, इन सभी के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया इसमें
तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो देखिए तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, ठीक है, वह किसे भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक है? मतलब भारतीय जो आपकी रिजर्व बैंक है वह किसके तहत अपनी जो मौद्रिक नीति मतलब कि पैसा कमाती है, ये आपको बताना है। तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट यानी कि रेपो दर जो होती है उसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? पैसा कमाती है। कैसे कमाती है तो आपको बताता हूँ डिटेल में आपकी ही लैंग्वेज में। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, जो अदर आपकी कमर्शियल बैंक होती है, जैसे कि आप बात करें एचडीएफसी बैंक, आपकी जितने भी लोन देने वाली बैंक होती है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो प्राइवेट हुए, और जो आपकी निजी बैंक है, सरकारी बैंक है, ये क्या करती है? भारतीय रिजर्व बैंक से क्या लेती है? पैसा लेती है। और ये किस दर पे लेती है? रेपो दर पे लेती है, ठीक है। और वो देती किस दर पे? रेपो रिवर्स रेपो रेट की दर पे देती है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक किसके तहत अपनी जो है पैसा कमाती है? तो रेपो रेट के तहत, मतलब रेपो दर के तहत जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भी इससे नीचे छोटी बैंक होती है, सबसे क्या करती है? ब्याज लेती है। तो रेपो दर पर लेती है। किस दर पर? रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो अदर कमर्शियल बैंक है उनको पैसा देती है, और जब उनसे रिटर्न लेती है तो किस दर पर लेती है? रेपो दर पर रहती है। तो यही पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक है, तो वह क्या? रेपो दर है। तो दोस्तों आपको आपकी ही भाषा में समझाया जाएगा ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए कह रहा हूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज के हमारे 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और आपको वह क्वेश्चन डिटेल में बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनने वाले हैं। यदि आप लोग जीडी एग्जाम में 130 प्लस नंबर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमने हिंदी का टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे गए थे 63 शिफ्ट फुल उसका सॉल्यूशन हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट चेक करें, 9 टॉपिक हिंदी के हमने बताया, उन्हीं 9 टॉपिक को पढ़े, वो टॉपिक की वीडियो भी बनी हुई है। रीजनिंग की डेली आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चल रहे हैं, मैथ के सॉल्यूशन चल रहे हैं, टॉपिक वाइज जीके और टॉपिक वाइज आपके मैथ चल रहे हैं, और उसके बाद आपके जो आप यहाँ देख सकते हो प्रीवियस ईयर जीके का भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और इसमें आपको वे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, क्योंकि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपके 130 प्लस नंबर आना चाहिए और फाइनल सिलेक्शन तक आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साइड में आने वाली बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले सके। जय हिंद दोस्तों।